साथ 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनका बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में चुनाव होगा और अब इसको लेके बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहने वाले हैं, किसकी कितनी तैयारी है, कहां कितने चरणों में चुनाव होगा, वो तमाम जानकारियां प्राइम न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चूंकि सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए यहां पर रहने वाली है, चूंकि यहां 7 चरणों में चुनाव होगा। 403 विधानसभा सीटें, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्वागत भी किया तारीखों का और यह कहा कि डबल इंजन की सरकार अपने काम के बल पे जनता का आशीर्वाद 2022 में भी लेगी। उधर पंजाब की बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पे गोवा, उत्तराखंड और पंजाब 14 फरवरी को यहां पे मतदान होगा। इसी तरीके से अलग अलग तारीखों में मतदान की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, उसके बाद दूसरे चरण का जो मतदान है वो 14 फरवरी को होगा, उसके बाद 20, फिर 23 और 27 फरवरी को अलग अलग चरणों के मतदान। 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा और 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी। और फिर वो दिन आएगा 10 मार्च को, जिसका हर राजनीतिक पार्टी को, प्रदेशवासी को इंतजार होगा, यानी 10 मार्च को नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको चुना, किसे नकारा, किसके वादों पे भरोसा किया, किसको नकारा। तो पहले चरण की अगर बात करें तो 10 फरवरी को, दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा, चौथा चरण 23 फरवरी और 5वां चरण जो है वो 27 फरवरी को होगा। इसके बाद छठे चरण की वोटिंग होगी जो 3 मार्च को होगी और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे और 7 चरणों में ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। इसको लेके चुनौती इस बार ये बड़ी हो जाती है कि कोरोना के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा अगले 1 सप्ताह तक नो रैली, नो रोड शो, नो नुक्कड़ सभा, नो पदयात्रा, नो साइकिल यात्रा, यानी किसी भी तरह की यात्रा पे रोक रहेगी। वर्चुअली संवाद किया जा सकता है, सभाएं की जा सकती हैं, सम्मेलन किए जा सकते हैं, लेकिन वर्चुअली। और इस बात को प्राइम न्यूज लगातार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले भी उठा रहा था कि अगर डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार नहीं होगा तो फिर कहां होगा। और इस वक्त अलग अलग जिलों से अलग अलग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल यादव हैं जौनपुर से, लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी लगातार बने हैं, दिल्ली से स्नेह कमल हैं और लवकेश पांडे है वाराणसी से। सबसे पहले दिवाकर का रुक चुके हम कर ही चुके हैं, लगातार दिवाकर अपडेट वहां पे दे रहे हैं। लेकिन जौनपुर की बात करें तो राहुल, जौनपुर में क्या कुछ हलचल है, तारीखों का ऐलान हो चुका है? राजेश, आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने, जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से घोषणा की, कहीं न कहीं 7 चरणों में चुनाव होगा। अभी फिलहाल जो है तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से 10 फरवरी को पहला होगा, उसके बाद 10 मार्च को कहीं न कहीं नतीजे आएंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। अगर 2017 की अगर आंकड़े की बात करें राजेश, समूचे पूर्वांचल की बात करते हैं, 130 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, जो कि 2017 में 5 सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था और 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने और 10 पर बीजेपी बसपा ने। कहीं न कहीं जिस तरीके से जो पूर्वांचल के गढ़ को जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। कहीं न कहीं अगर जिस तरीके से ऐलान होने के बाद कहीं न कहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हाँ। और जल्द ही अगर हम बात करें जिस तरीके से 2017 में 1,74,000 जो मतगणना स्थल था वो बनाया गया था और इस बार 11,000 अधिक बनाया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें समूचे उत्तर प्रदेश में तो पैरामिलिट्री फोर्स, यूपी पुलिस के जवान कहीं न कहीं हर बूथ पर तैनात रहेंगे। ठीक है राहुल, आप बने रहिए, अभी और गणित को समझेंगे, सीटों का और तमाम चीजों को लेकर। स्नेह कमल दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त बने हुए। स्नेह कमल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, सुरक्षा के साथ साथ चूंकि कोरोना जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा इस बार देखा जा रहा है। राजेश, जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की बात करें तो आयोग को भी चिंता है और आयोग सबसे पहले जब तारीखों घोषणा की उससे पहले कोरोना के गाइडलाइन पर उन्होंने बात की। उन्होंने यही स्पष्ट कहा कि हर मतगणना स्थल हो या मतदेय स्थल हो या बूथ हो, हर जगह जो है आयोग की तरफ से जो है मास्क होंगे, सैनिटाइजर होगा, साथ साथ तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जाएंगे। आलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बता दूं, जिस तरह से प्राइम न्यूज ने सुबह से इस विषय पे जो है अपडेट देने की कोशिश की है, देते रहे हैं।
और सबसे पहले प्राइम न्यूज ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं जी। और वही प्राइम न्यूज ने भी कहा था कि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जिस तरह से प्राइम न्यूज ने आशंका व्यक्त की थी कि गोवा में, उत्तराखंड में 1 चरण में होंगे, तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम न्यूज ने आशंका व्यक्त की थी वो बिल्कुल स्पष्ट रही, साफ रही। और प्राइम न्यूज ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि प्रचारों पर आयोग रोक लगा दे। हाँ। और 15 जनवरी तक, जैसा आयोग ने कहा कि सभी तरह के जो है जो कैंपेनिंग है, डोर टू डोर कैंपेन है, रैलियां हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं, उस पर रोक लगाई है। तो आयोग भी कहीं न कहीं कोरोना के तमाम गाइडलाइन को लेकर चिंतित है और इसी का सबसे बड़ा ये परिणाम है कि 15 जनवरी तक के लिए बड़ी रैलियों पर, नुक्कड़ सभाओं पे और जो कैंपेनिंग है उस पे आयोग ने रोक लगाई। राजेश, ठीक है, वाराणसी से भी लवकेश है हमारे साथ। लवकेश, वाराणसी का सीटों का गणित क्या कहता है और यहाँ पे क्या कुछ हलचल है, क्या तैयारियां, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया? बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत चुक चुका है। 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने इस बार जो घोषणा की है, क्योंकि कोविड का जो प्रकोप चल रहा है उसको लेकर के जिला प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से होगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से दूसरे पे कहा है, सीनियर सिटीजन के लिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की अनुमति के लिए और जो रोक लगाई है उन्होंने रेलवे पे लगाई, उसको लेकर के किस तरीके से जिला प्रशासन उसको पालन करा पाता है, उसको देखना होगा। ये बड़ी चीजें होगी क्योंकि चुनौती इस समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो दोहरी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ कोविड से बचना है, दूसरी तरफ इन चीजों को पालन भी कराना है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 2022 के चुनाव होने चाहिए, तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई हार्ड सीट है तो वाराणसी पे सबसे ज्यादा विशेष नजर होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभाओं में जिस तरीके से पूरे 8 विधानसभा सीटों पर एक की बात कर दिया गया, जो गठबंधन की बनी थी, उसके बाद 7 सीटों पे कमल जिस तरीके से चुना था, उसको लेकर के अब कहीं न कहीं बीजेपी और जो विपक्ष पार्टियां वो तैयारियों में लगी रहेंगी। लेकिन जिला प्रशासन के सामने ये है कि ये चुनौती का कैसे सामना कर पाती है, कैसे पालन करा पाती है, ये तो आने वाला जो समय है वो बताएगा। जी आलोक, बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार तमाम सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं राजेश, एक बार बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा ये भी है कि कौन सी सीट पर किस दिन मतदान होना है, तो ये प्राइम न्यूज अब सबसे पहले अपने दर्शकों को बताने वाला है। हमारे पास 7 चरणों में किन किन सीटों में किस दिन वोटिंग होनी है उसका पूरा एक मैप है जो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। राजेश, यहाँ पर अगर प्रथम चरण की बात की जाए तो यहाँ पर कैराना को इसमें शामिल किया गया है, इसके साथ ही थाना भवन को शामिल किया गया, शामली, बुढ़ाना, चरथावल और इसके साथ मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, इसके साथ सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कंटेन, मेरठ और मेरठ साउथ, इसके साथ छपरौली, बड़ौद, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़। इसके साथ अगर गढ़मुक्तेश्वर की बात की जाए तो इसमें भी पहले चरण में ही मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, देबई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छहरा और इसके साथ कोयल, इसके साथ अलीगढ़, इगलास, छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव। मतलब अगर हम देखें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र हैं। तो ये साफ हो जाता है राजेश कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कैंपेनिंग की शुरुआत होने वाली है। सबसे ज्यादा जो शोर आप सुनेंगे रैलियों का, आयोजनों का, हालांकि 15 जनवरी तक अभी इसमें बैन लगाया गया है, लेकिन उसके बाद शोर जरूर उठेगा। तो इसमें सबसे पहले कैंपेनिंग की शुरुआत होने वाली। राजेश, बिल्कुल। दिवाकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देखिए चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरुआत यहां से हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही राजनीतिक पार्टियों का फोकस ज्यादा रहा है। दिवाकर, आप सुन पा रहे? दिवाकर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो। लेकिन राहुल, आप ये बताएं कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सबका फोकस रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का, और शुरुआत भी यहां से हो रही है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है यहां पे? मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। लेकिन आलोक, जिस तरीके से आप बता रहे थे तो ये माने कि हम के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चूंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो नजर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे रही है और अब शुरुआत भी यहीं से हो रही है और फिर पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ का जो चुनाव रहने वाला है वो वाकई दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर ये इस लिहाज से भी रहने वाला है कि देखिए सभी पार्टियों ने अपने हिसाब के यहाँ पर समीकरण बिठा रखे हैं। जिस तरह से दलित वोट बैंक की बात की जाए, पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती है राजेश यहाँ पर कि ये अपना वोट बैंक और साथ ही रालोद का उसको लगातार साथ मिला हुआ है। लेकिन यहां पर सवर्णों और जो अति पिछड़े वर्ग हैं इनके समीकरण को जोड़कर बीजेपी ने भी पहले से ही अपना एक किला तैयार कर रखा है। अगर अति पिछड़ों की बात की जाए तो उनकी ज्यादातर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है
और इस वोट बैंक को तोड़ पाना बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी पार्टी के लिए। और साथ ही सवर्णों के वोट की अगर बात की जाए तो इसमें बीजेपी ये मानकर चलती है और तमाम राजनीतिक पंडित भी ये मानकर चलते हैं कि ये वोट बैंक बीजेपी के जनाधिकार को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात अगर किसान की भी करेंगे तो किसान भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाति का होता ही है, वो भी किसी ना किसी एक पार्टी की विचारधारा को समर्थन देता ही है। तो अंत में जाकर बहस वहीं पर ठहर जाएगी कि किस जाति में कितना ज्यादा सेंधमानी हो पाएगी, कौन से वर्ग को अपनी तरफ कोई पार्टी कितना आकर्षित कर पाएगी और सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो कितना कारगर होगा, ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल दिवाकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल आप ही से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हर दल की नजर वहां पे रही है, वहां पे तमाम रैलियां की गई, सभाएं की गई, सम्मेलन किए गए, समीक्षाएं की गई और अब चुनाव की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। यानी पश्चिम का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प इस बार रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए आपने जैसा कहा कि पश्चिम पे ही सभी पार्टियों की नजर ज्यादा कर रही है और रैलियां भी वहाँ पे ज्यादा ज्यादा अच्छी है सभी राजनीतिक दलों में, और पहले फेज में चुनाव भी वहीं के है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह साफ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ पे लगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरीके जो किसानों की नाराजगी वो दूर हो जाए, जिससे कि उनका नुकसान जो है वो ना हो सके। तो वो लगी थी कि किसी तरीके नाराजगी दूर हो जाए और पगार जो है हो जाए और नुकसान जो बढ़ जाए। लेकिन विपक्षी दल इसलिए ज्यादा वहां पे लगे थे कि किसानों की जो नाराजगी है उसको बुला सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने पक्ष में ला सके। तो दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लगे थे, अपने अपने स्वार्थ को वहां पे लगे थे। किसी तरीके से बीजेपी चाहती थी कि किसानों की नाराजगी तोड़ो, लेकिन विपक्ष चाहता था कि बीजेपी के किसानों की नाराजगी जो है वो बुला सके, वो अपने पाले ला सके, इसलिए वहां पे लगे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये समझनी होगी राजेश की उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो हमेशा से जातीय और धार्मिक समीकरणों रही है। आपने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा होगा, 2017 का विधानसभा चुनाव देखा होगा, 2014 का लोकसभा चुनाव या फिर 2012 का विधानसभा चुनाव। हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बातें तो पहले होती कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, हम जनता का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजियां शुरू हो जाती है जो विकास के अच्छे मुद्दे जो है वो जाति धर्म से आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद से आ जाते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजियां शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा हुआ, पहले बात हो रही थी कि विकास के मुद्दे पे जो कहीं से जिन्ना आ जाते हैं, मथुरा आ जाता है, काशी आ जाता है, इस तरीके की बयानबाजियां शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि किसानों का मुद्दा तो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसा कि आलोक जी ने कहा कि किसान होने के साथ साथ अलग अलग जातियों के भी है, तो कहीं न कहीं उनसे भी फोन करके उनको लाने की कोशिश की जाती है। जातिगत राजनीति जो है, जातिगत सियासी समीकरण जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बैठा जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, हालांकि अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन जिस तरीके से किया है और जो चीजें निकल के सामने आ रही थी, तकरीबन 3 दर्जन या 4 दर्जन सीटें जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को दी जा सकती है। तो जाहिर बात है फिर इसलिए किया गया है कि एक तो किसानों की जो नाराजगी है वो राष्ट्रीय लोकदल के मार्फत जो है वो भुनाई जा सके। दूसरा जो उधर चौधरी वोट बैंक है, गुर्जर वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, उसको कहीं से समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर कहीं गठबंधन की तरफ लाया जा सके। इसलिए उसने जोड़ तोड़ की राजनीति जो वहाँ पे अपनाई है और एक सियासी समीकरण बताया। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि कहीं से इसका काट निकालना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही ऐलान कर दिया गया कि किसानों का जो निजी नलकूप का बिजली बिल है वो 50% माफ कर दिया जाएगा, 50% बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। किसान जो 3 साल के कानून की बात कर रहे थे उनको पहले वापस लेने का ऐलान हो चुका है, वो वापस भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो है वो बीजेपी भी कहीं इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है लगातार। अब देखना ये होगा कि जब मतदान होगा और मतदान बाद जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो क्या फर्क पड़ता है किसानों, बिल्कुल उस पर क्या फर्क पड़ता है, इस पे सबकी नजर होगी। ठीक है दिवाकर, मैं लौटता हूं। स्नेह कमल दिल्ली से हमारे साथ। स्नेह कमल, अभी कुछ दिन पहले मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब में भी चुनाव है और पंजाब में प्रधानमंत्री गए थे जहां पे चूक हुई थी, उसके बाद सियासत लगातार इस मामले पे हो रही है। क्या पंजाब के चुनाव में इस बार सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हावी रहने वाला है और वो बड़ी चुनौती भी रहने वाली है? राजेश, जिस तरह से पंजाब की अगर बात करें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला भी नया है। इससे पहले तमाम जो घटनाएं पंजाब में कुछ दिन पूर्व हुई थी, चाहे वो ड्रोन का मसला रहा हो, चाहे सिक्स फॉर जस्टिस संस्था का मसला रहा हो, तो पंजाब को लेकर थोड़ा पंजाब इन दिनों थोड़ा संवेदनशील है, ये हमें समझना होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, जो इलाका वो बॉर्डर वाला था, तो तमाम चीजें रहेंगी जो पंजाब के चुनाव में इस बार महत्वपूर्ण होगी।
और इससे पहले जैसा कि आपने कहा कि तमाम चीजें रही हैं, चाहे वो किसान का मसला रहा हो, तो पंजाब में जो सबसे अहम मसला होगा वो इस बार यह होगा कि वहाँ की जो है सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव कैसे कराए जाएं, और इसके साथ साथ जो किसानों की नाराजगी थी राजेश, हमें यह समझना होगा जो किसान आंदोलन था, सबसे अधिक अगर किसान कहीं इसमें शामिल हुए थे वो पंजाब से थे, हरियाणा थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे। जिस तरह से पहले फेज में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कम से कम ये बिल्कुल कह सकते हैं ये तेजाबी परीक्षण भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह पिछले कई चुनाव में जाट रहे हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने खुलकर वोट दिया था, तो इस बार वो समीकरण कहीं न कहीं शायद हो सकता है भाजपा की नुकसानदायक साबित हो। ठीक है राहुल, यहाँ की अगर बात करें तो क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? लोगों की समस्याओं को देखें, राजनीतिक पार्टियों के दावों और वादों को देखें तो यहाँ पे क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश की जब बात करें कहीं न कहीं अभी निर्वाचन आयोग द्वारा जिस तरीके से स्थिति तो घोषित कर दी गई, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये उससे आएगी जिस तरीके से अभी जो चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो और बीएसपी हो, कहीं न कहीं जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर और किसको किस सीट पर किसको टिकट चुनाव दिया जाएगा, क्योंकि जातिगत समीकरण हर चुनाव पे, हर विधानसभा पे हावी रहेगा। अगर हम बात करते हैं जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, चाहे मनियाहू विधानसभा की बात करें, चाहे मछली शहर, उग्राबाद, पूरे जौनपुर सदर, तिरासा, जफराबाद, मलहनी और शाहगंज, इन सभी 9 सीटों की विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकट का बंटवारा किया जाता है। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में सबसे अधिक अगर किसी की समस्या रहती तो टूटी हुई सड़क और बिजली की सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है जौनपुर की अगर देखी जाए। और समूचे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए राजेश, जिस तरीके से ऐलान होने के बाद आज निर्वाचन आयोग ने जो ऐलान किया, कहीं न कहीं अब हर पार्टियां की जो टिकट बंटवारे को लेकर बड़े ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि जो टिकट बंटवारे को लेकर एक सीट पर कई दावेदार माने जा रहे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो मुगराबाद के जो विधायक हैं इस समय वर्तमान में सुषमा पटेल, जो बीएसपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामी है, तो कहीं न कहीं वो मनियाहू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जिस तरीके से पूर्व विधायक यहाँ की श्रद्धा यादव रही है, जो 2 बार विधायक चुनी गई है, तो ऐसे कई सीटें हैं जहाँ पर केस अभी भी फंसेगा और समस्याएं आएंगी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें और चाहे सपा की और चाहे बसपा की। कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती अब सभी पार्टियों की ये होगी, जो उनके नेता है, जो जिला अध्यक्ष है, चाहे कार्यकर्ता है, चाहे विधायक है, तो अपने पार्टी में बना के रखना एक बड़ा सवाल होगा। अब जिस तरीके से बदल की राजनीति भी देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में राजेश। ठीक है, वाराणसी से लवकेश भी हैं। लवकेश, वाराणसी पे भी इस बार काफी फोकस रहा है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वो खुद यहाँ पे कई दफा आए हैं। ऐसे में यहाँ के जो मुद्दे हैं स्थानीय वो क्या रहने वाले हैं, क्योंकि सबकी नजर यहाँ पे रहने वाली है? बिल्कुल राजेश, देखिए सबकी नजर जो होगी यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो काशी में एरिया, काशी में 8 विधानसभा है और पिछले 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड मतलब की गठबंधन की सरकार से मिला करके 2 सीटें थे और बीजेपी ने 6 सीटें पे बाजी मारी थी। और जाति समीकरण देखिए इस बार बेहद हावी होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो निगाह होगी जो रोहंगा विधानसभा में होगी, क्योंकि वह पटेल भाई क्षेत्र जिस तरीके से, तो क्या बीजेपी जाति कर समीकरण बैठा पाएगी या फिर नहीं बैठा पाएगी? और जो ठीक, एक सेकंड, राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल, आप कुछ कह रहे हैं? हमारे साथ मनियाहू की एसडीएम है अर्चना ओझा, उनसे सीधे बात करेंगे किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा की है उसके बाद किस तरीके की तैयारी रहेगी। हम सीधे बात करते हैं अर्चना ओझा मनियाहू की, तस्वीर बड़ी करके दिखाएं की तैयारियां रहेंगी जिस तरीके से। ठीक है, हमारे पास राजेश और जो महिलाओं के जो क्षेत्र अधिकारी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी रहेगी। जिस तरीके से आज घोषणा होने के बाद कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करते हैं महिलाओं क्षेत्राध्यक्ष, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी? तो कहीं न कहीं अभी बात करने के कार्यक्रम, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार सुरक्षा के साथ प्रबंध व्यवस्था की गई है, जगह जगह से होर्डिंग भी हटाई गई। तो कहीं न कहीं राजेश, अगर समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल में जो जौनपुर का जिला है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, बगल में जो वाराणसी है, और उसी के बगल में अगर बात करते हैं चाहे जफराबाद का विधानसभा हो और जो मनियाहू विधानसभा उससे छूटा है। लेकिन हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं राजेश, जो क्षेत्र अधिकारी हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी रहेंगी और क्या तैयारियां हैं जिस तरीके से।
चलिए, आप वाराणसी से लवकेश आप वहां का गणित बता रहे थे वाराणसी का, चूंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पे कई दफा गए और लगातार नजर जो है पूरे उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं केंद्र में वाराणसी भी रहने वाला है, यहां पे क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल राजा, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आना जाना यानी ये कहे कि काफी मंच तैयार होता था, लेकिन निगाह जो होती थी उत्तर प्रदेश से सभी विधानसभा सीटों पर होती थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा समीकरण यह समझना होगा कि जिस तरीके से जो विधानसभा है कैसे जातिगत समीकरण है वो बैठाना होगा। जिस तरीके से देखिए रोहनिया विधानसभा की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र रहा पटेल बाहुल क्षेत्र में रोहनिया विधानसभा से बीजेपी और कमल चुनना तो बहुत बड़ी बात हुई। तो ऐसे में आते विधानसभा पे और हालांकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है, क्या इस तरीके से जिला प्रशासन और जो जिला अधिकारी जो सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से रहेगी उसको मिलाकर किस तरीके से होगा ये तो अभी आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो बैठाई है और जो चुनाव की घोषणा यूपी विधानसभा ने की है उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां किस तरीके से, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिया कि 5 लोगों से और रोक लगा दी गई है रैली से और पाबंदी साइकिल हो चाहे पद यात्रा हो और तमाम होर्डिंग और जो बैनर भी लगा करके लेती है उन सब पे पाबंदियां लगा दी गई है। तो क्या उसको जिला प्रशासन देखने में कितना कारगर साबित होगी, क्या नहीं हो पाएगी, वो तमाम ऐसे मुद्दे जो रहेंगे वो सामने रहेंगे और किस तरीके से यहाँ की जिला प्रशासन कर सकती है। हालांकि ठीक है, मैं लौटता हूं। आलोक, दूसरे चरण की अगर बात करें, पहले चरण का आपने बताया, दूसरे चरण में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन से इलाके जहां पे वोटिंग होगी? बिल्कुल, तो ये प्राइम न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है कि फेज 2 में कहां पर मतदान संपन्न होंगे। आपको बता दूं कि अगर हम पहले चरण की बात करें तो 58 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसके नाम मैंने आपको लगातार बताए थे, जिनमें सबसे मुख्य में जैसे अगर हम कैराना से शुरुआत करें तो उसमें बागपत भी है, उसमें आपका मुजफ्फरनगर भी है, गढ़मुक्तेश्वर भी है, उसमें नोएडा भी है, दादरी भी है, जेवर भी है, सिकंदराबाद भी है, बुलंदशहर भी है, मथुरा के साथ आगरा को भी इसमें शामिल किया गया है। ये प्रथम चरण होने वाला है। अगर हम दूसरे चरण की बात करेंगे राजेश, तो यहां पर 55 सीटों पर मतदान होना है। इसमें अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपका 21 जनवरी को आ जाएगा और इसमें पोलिंग की जो तारीख है वो 14 तारीख सुनिश्चित की गई है। इसमें कौन कौन सी वो जगहें हैं जिसमें उस दिन मतदान होना है, इसमें बिहात को शामिल किया गया है, इसमें नकुड़ को शामिल किया गया है, सहारनपुर में भी 14 तारीख को ही मतदान होगा, सहारनपुर नगर में भी उसी दिन, देवबंद में भी उसी दिन, रामपुर, मनिहारन, गंगोह, नजीबाबाद, नगीना, बरहापुर, धामपुर का अक्सर आप सभी ने जिक्र लगातार सुना होगा, इसके साथ ही बिजनौर, इसके साथ नूरपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, इसके बाद मुरादाबाद नगर, इसके बाद कुड़की, बिलारी, चंदौसी, असमोली, संभल और इसके साथ बिलासपुर, रामपुर, इसके साथ मिलक, धनपुरा, नौगांव, अमरोहा, हसनपुर, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, इसके साथ साथ शेखुपुर, दातागंज, बहेरी, मीरागंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, यानी ये वो इलाके हैं जहां पे बिल्कुल यहाँ पे चुनाव होगा। तो हम लगातार प्राइम न्यूज जो है वो कहाँ पे कब कितनी सीटों पे और क्या क्या चुनाव में होने वाला है उसको लेकर लगातार अपने दर्शकों तक उस जानकारियों को पहुंचा रहा है। लगातार हम इस पर बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। रिश्ता विश्वास